हेलो दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर गौरव पांडे, एमडी चेस्ट स्पेशलिस्ट वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एट एक्शन बालाजी हॉस्पिटल। और आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आए हैं, आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिस पे प्रकाश डालेंगे सीनियर डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल पल्मोनरी डिपार्टमेंट डॉक्टर हेमंत कालरा सर। तो सर, ये आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है क्या? देखिए गौरव, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है लंग्स का, जिसमें लंग्स के अंदर सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है और उसकी वजह से धीरे धीरे स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है। लंग्स फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, लंग्स सिकुड़ जाते हैं और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो सर, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे पेशेंट को आईएलडी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है? देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अगर देखा जाए तो 200 से भी ज़्यादा प्रकार की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इंडिया में होती है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है और जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, वो होती है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। वो सबसे ज़्यादा होती है। कभी आपका एक्सपोजर होता है, पिजन को एक्सपोजर होता है, पक्षियों को एक्सपोजर होता है, मोल्ड्स को एक्सपोजर होता है, फंगस होता है। घरों के अंदर जब एसी चलते हैं तो सीलन होती है। जहाँ कहीं आप जहाँ मवेशी रखते हैं लोग, वहाँ पे चारा पड़ा रहता है, वहाँ पे भी फंगस होता है। तो इन चीज़ों का जब एक्सपोजर होता है तो वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होती है और अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो इंडिया में जो सब पे टॉप पे रहता है वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। दूसरे पे होता है जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस होता है, जॉगरेन सिंड्रोम होता है, स्क्लेरोडर्मा होता है, एसएलई होता है। जो इनसे एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है, इन प्रॉब्लम्स के बाद में जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है वो ये दूसरे प्रकार की होती है। तीसरी होती है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसको आईपीएफ कहते हैं। ये भी थर्ड नंबर पे और बहुत कॉमन है। ये भी एक तीसरे प्रकार की आईएलडी होती है। और चौथा जो होता है सबसे कॉमन इंडिया में है, वो होते हैं सार्कोइडोसिस होते हैं। मोटे मोटे तौर पे ये चार होते हैं, इंडिया में सबसे कॉमन है। पर इसके अलावा भी 200 प्रकार की आईएलडीज इंडिया में देखने को मिलती है। तो सर, बेसिकली जैसे आपने बताया कि हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस या बाकी प्रकार के हैं, तो पेशेंट को क्या लक्षण आएंगे, उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे एटलीस्ट जाना चाहिए? क्योंकि इंडिया में यूजली स्टार्टिंग में सबको खांसी जुकाम या सांस की परेशानी होती है, तो वो यूजली कहते हैं कि चलो हमने फार्मेसी से दवाई खा ली, और ऐसे यूजली बीमारियां इग्नोर हो जाती हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पर इंडिया में। तो ऐसा क्या वो समझें जिसके बाद आपके पास या पल्मोनोलॉजिस्ट आएँ और उस चीज़ को अपना डायग्नोसिस करवाएं? देखिए, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में जो रेस्पिरेटरी जो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं, वो खांसी होती है, जुकाम होता है, बलगम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। ये तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अगर ऐसी चीज़ें, ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की इन्वॉल्वमेंट है। पर आईएलडी में क्या होता है? आईएलडी में होता है, सबसे पहले सूखी खांसी होती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है चलते समय। बैठे हुए नहीं होती है शुरू शुरू में, चलते समय सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है उसको धीरे धीरे चलने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। आप केमिस्ट से जाके दवाई ले लेते हैं, कफ सिरप ले लेते हैं, एक साधारण खांसी समझ के उसको इग्नोर किया जाता है और धीरे 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 आईएलडी बढ़ती रहती है। तो सर, जैसे आपने बताया कि क्लिनिकल इवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद एचआरसीटी हो गया, और क्या इन्वेस्टिगेशन है, और कौन सी जांचें हैं जो आप मतलब सुझाव देते हैं पेशेंट को कि आपको ये कराना चाहिए, जो और स्ट्रांगली आप उस बीमारी को पकड़ सकें? जैसे क्लिनिकल सस्पिशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, सीटी स्कैन हो गया, पता चल गया कि भाई पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। उसके बाद पेशेंट अगर क्लिनिकल हिस्ट्री में बताता है कि उनकी उंगलियां नीली पड़ती हैं सर्दियों में, उंगलियों में दर्द रहता है, उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो गई हैं, ये रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ संकेत देता है। खाना खाने में दिक्कत होती है, मुंह में छाले हो रहे हैं, फोटो सेंसिटिविटी है, तो फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि एंटीबॉडीज़ कितनी है शरीर के अंदर। कुछ खास प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में देखने को मिलती हैं। जैसे एएनए टेस्ट होता है, ईएनए टेस्ट होता है, आरए फैक्टर, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़। इनसे हमें ये पता चलता है कि आईएलडी कौन सी प्रकार की है और उसी हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि कोई भी लक्षण लेके आ रहा है और हमने जांचें करा रहे हैं, बट जैसे कि हमारे यहाँ पर इतना वायु प्रदूषण होता है, इतना पोल्यूशन रहता है, पहले बायोमास रह चुका है, इतने स्मोकर्स हैं हमारे यहाँ पर, तो क्या ये चीज़ें भी आईएलडी को बढ़ावा दे सकती हैं किसी के शरीर में? देखिए, स्मोकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसी भी प्रकार की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के लिए। खास तौर से जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए स्मोकिंग क्या करती है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो सबसे ज़्यादा
खतरनाक टाइप की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ मानी जाती है। उसका स्मोकिंग की सबसे बड़ा कारण है, बट स्मोकिंग और भी तरह की आईएलडीज़ को कर सकती है। साथ में एयर पोल्यूशन है, बायोमास है, किसी भी प्रकार की इंजरी है, जो कोई भी ऐसी चीज़ें जो एक्सटर्नल हैं, जिनका टॉक्सिन्स हैं, जो लंग्स में एंटर करते हैं, तो किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है। वो ऑक्यूपेशनल भी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस भी हो सकती है, पर आईएलडी होना तो पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो मतलब ऐसे पेशेंट्स को हमेशा एक ये मतलब एक गाइडेंस है उनके लिए कि उनको अपने आप को रेगुलरली दिखा लेना चाहिए अगर कोई सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो। और कई बार अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं किस प्रकार की आईएलडी है, हमें नहीं पता चलता, और दिल्ली में खास तौर से होता है। तो अब फिर हम मान के चलते हैं कोई ना कोई एयर पोल्यूशन में है, या कुछ ना कुछ कोई ना कोई फैक्टर है जो इंजरी कर रहा है लंग। तो जैसे सर हमारा भारत डायबिटिक कैपिटल है, इट मीन्स हमेशा कहा जाता है कि अरे जीन्स में है, तो क्या ये आईएलडी भी हेरिडिटरी जीन्स के थ्रू हो सकता है किसी को? होता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ केसेस में जैसे सार्कोइडोसिस है, मैंने देखे हैं कि फैमिली में 2 या 3 लोग सार्कोइडोसिस के पेशेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में जो ऑटो इम्यून होती है, उसमें हेरिडिटरी का डेफिनेटली रोल है। बट सर यूजली जैसे पेशेंट आता है हमारे पास तो वो कहते हैं कि चलो शुगर है तो फादर मदर को था, ग्रैंडफादर को था, बट आईएलडी के लिए कई बार वो इतने कंफ्यूज स्टेट में होते हैं कि मेरे घर में तो किसी को नहीं है। तो उनको काउंसलिंग मतलब उसको कैसे समझाया जाए, वो जस्टिफाई कैसे करे? क्योंकि आईएलडी इतना वास्ट है ना, इतना बड़ा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है लंग्स का, जिसमें इतने सारे कॉजेज हैं, और कम से कम मैंने बताया 200 प्रकार की आईएलडीज होती हैं। तो डॉक्टर को समझने में भी टाइम लगता है कि इसका कॉज क्या हो सकता है। कई बार तो हमें तुरंत समझ आ जाता है, पर कई बार हमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद में समझ आता है कि किस प्रकार की आईएलडी पेशेंट को है। तो सर जैसे ये आईएलडी है मतलब ट्रीटेबल है? कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल। अगर आप जल्दी डायग्नोस करते हो तो आईएलडी को वहीं पे हॉल्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो थोड़ा सा बीमारी आगे बढ़ जाती है। वो कफ सिरप, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक ले लेके आईएलडी को बिगाड़ लेते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं। चेस्ट वाले डॉक्टर के पास वो तब आते हैं, कई बार तो सीटी स्कैन भी नहीं हुआ होता, उसके बाद फिर हमारा रोल आता है, फिर हम उसको अपने तरीके से ट्रीट करते हैं। सर फिर भी जैसे आप पेशेंट्स देखते हैं, जितने भी हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उसमें ऐसे कौन सी कैटेगरीज हैं जो आप समझते हैं कि ये आईएलडी अगर हमारे पास अभी आया है तो मैं फिर भी इसको बेहतर तरीके से उपचार दे सकता हूँ, मैं जल्दी ठीक कर सकता हूँ, पेशेंट को आश्वासन दे सकते हैं कि ये आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे इससे? ठीक है, सबसे पहले तो डायग्नोसिस एज अर्ली एज पॉसिबल, रिकवरी के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। पर आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कौन सी प्रकार की आईएलडीज थोड़ा सा प्रोग्नोसिस इनमें अच्छा होता है। सार्कोइडोसिस बड़ा अच्छा माना जाता है, अर्ली डायग्नोसिस बेटर होता है। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में भी जो एक्यूट होती है या सब एक्यूट टाइप की होती है, अब तो आजकल वो चलता नहीं, बट फिर भी उसमें थोड़ा सा बेटर प्रोग्नोसिस रहता है, पेशेंट्स अच्छा करते हैं अगर डायग्नोसिस अच्छा हो जाए। बाकी प्रकार की जो आईएलडीज होती हैं जैसे ऑटो इम्यून है, उसमें भी थोड़ा सा प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, परंतु जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, उसमें थोड़ा सा प्रोग्नोसिस खराब रहता है और लाइफ स्पैन कभी कभी कम भी रहता है। तो सर जैसे कि आईएलडी है हमारे लंग को मतलब प्रभाव कर रहा है, लंग पे प्रभाव डाल रहा है, जो डैमेजेस हो रहे हैं उसमें आपने ट्रीटमेंट पार्ट जब दे रहे होते हैं उस पूरे प्रोसेस में पेशेंट की ऑक्सीजन कितनी ड्रॉप होती है और कितनी उसकी डिमांड बनती है, और क्या ऐसे जितना ये सब चल रहा है और ऑक्सीजन में वेरिएशन आ रहा है, क्या उसमें जो एक्सरसाइज है, जो नॉर्मल एक्सरसाइज जो व्यायाम बोलते हैं ना, वो कितना सुरक्षित है करना? देखिए, अगर कोई भी आईएलडी वाले पेशेंट को एक्सरसाइज करनी है तो डॉक्टर से पूछ के करना है। डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस प्रकार की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। वो चेक भी करते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट कराते हैं आपका, कि चलने पे आपकी ऑक्सीजन कितनी कम हो जाती है। वो सारा चेक करके फिर अपने जो हमारे रिहैबिलिटेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हम उनके पास भेजते हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। कई बार वो ऑक्सीजन दे के भी एक्सरसाइज कराते हैं, ट्रेडमिल कराते हैं, साइकिलिंग कराते हैं, वेट ट्रेनिंग तक कराते हैं। तो और साथ में न्यूट्रिशन तो होता ही होता है। तो पेशेंट का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहता है, और हमारे देश में भी रिहैबिलिटेशन बहुत कम है। विदेशों में तो, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो रिहैबिलिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का विदाउट रिहैबिलिटेशन इलाज संभव ही नहीं है। सर जैसे बाकी सब आपने बहुत डिटेल में बताया, बस 2 चीज़ें और हैं, क्या वैक्सीन का इसमें कोई रोल है? देखिए, कोई भी मेरे आईएलडी के पेशेंट होते हैं, पहले तो दवाई लिखी जाती है, उनको सारा बता दिया जाता है कि ये दवाई है। उसके साथ मैं साइड पे 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको लिख के देता हूँ। सबसे पहले वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लू की वैक्सीन जो साल में 1 लगती है, निमोनिया की वैक्सीन जो 5 साल में 1 लगती है या लाइफ में 1 बार वाली भी आती है। तीसरी जो वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो शिंगरिक्स की होती है, वो भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मोस्टली पेशेंट
इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे रहते हैं, स्टेरॉइड पे रहते हैं, तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे अगर पेशेंट की ऑक्सीजन कम रहती है तो ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लोग लगाना नहीं चाहते, पर उनको अगर समझाया जाए, उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए तो लगा लेते हैं। तीसरा नंबर पे न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट स्टेरॉइड लेते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, प्रोटीन इंटेक उनका बहुत कम होता है, एक्सरसाइज करते नहीं है, तो इसलिए उनका न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छी अमाउंट में वो वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, प्रोटीन डाइट लें। अगर वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो साथ में आप पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, कोई प्रोटीन पाउडर लिया जा सकता है। तो प्रोटीन क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आईएलडी के पेशेंट की। और चौथे नंबर पे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, तो ये सब करने के बाद लास्ट में जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो रिहैबिलिटेशन ही माना जाता है। तो सर आप ओवरऑल जितनी हमारी डिस्कशन हुई, इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है, इसको अगर आप कुछ लाइंस में पुटअप करना चाहें सो दैट सब समझ पाएं कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। देखिए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ अगर जल्दी हम डायग्नोस करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। डायग्नोसिस पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रीटमेंट जो पूरे वर्ल्ड में है, अवेलेबल है, वो इंडिया में भी अवेलेबल है। सभी प्रकार की दवाइयाँ जो वर्ल्ड में है हमारे पास भी हैं, सभी प्रकार के इंजेक्शन, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आती है कि डायग्नोसिस थोड़ा सा डिलेड रहता है, लेट होता है। अगर वही डायग्नोसिस जल्दी हो जाए तो हम पेशेंट को बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डिटेल में बताया एलडी के बारे में। लोग सच में खांसी जुकाम समझ के अपनी बीमारी को बढ़ने देते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है। आपने इतना डिटेल में जो बताया है, आई होप हमारे दर्शकों को समझ में आए कि उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।